गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार अपनी यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा था। हमने सांद्रता ज्ञात करने की सारी इकाइयाँ पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन के अणुसंख्यक गुण। आप हेडिंग लगाएंगे विलयन के अणुसंख्यक गुण। कौन से गुण पढ़ना है हमें? विलयन के अणुसंख्यक गुण। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है कौन से गुण? अणुसंख्यक गुण। यानी कि हमें ऐसे गुणों का अध्ययन करना है जो कि विलयन के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी। आपके एग्जाम में आता है ये कि अणुसंख्यक गुण क्या है, तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? विलयन के वे सभी गुण, विलयन के वे सभी गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उस विलयन के अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको? अणुसंख्यक गुण हम कहने का क्या किसको कहेंगे? जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे वो क्या कहलाएंगे? अणुसंख्यक गुण कहलाएंगे। कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं? जैसे कि नंबर 1 हो जाएगा हमारा वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। दूसरा हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हो जाएगा हिमांक में अवनमन। और चौथा हो जाएगा परासरण दाब। ये 4 ऐसे गुण हैं जो कि विलयन में जो विलेय और विलायक उपस्थित होता है उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम का इस साल का जो सिलेबस है वो सारा का सारा इसी चैप्टर पर डिपेंड है। विलयन वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल आने वाले हैं। न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आएंगे और थ्योरी भी यहाँ से अच्छी खासी बन जाएगी इस साल आपके एग्जाम में। और इस वाले टॉपिक से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक चीज को पढ़ेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। इसको आज हम लोग क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब आप पहली हेडिंग लगाएंगे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक, आपको हेडिंग लगानी है। चलिए इसको भी हटा देते हैं, यहीं पर आप हेडिंग लगाइएगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन।
वाष्प दाब में ये अवनमन क्या होता है। आप लोग अवनमन और उन्नयन तो जानते ही होंगे। उन्नयन माने होता है बढ़ जाना और अवनमन माने क्या होता है, घट जाना, कमी आ जाना। ठीक है, यानी कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का मतलब है कि वाष्प दाब कहीं ना कहीं घट रहा होगा। किस वजह से घट रहा होगा वो अभी हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको। ठीक है, आपेक्षिक का मतलब होता है किसी चीज के सापेक्ष कोई चीज कम हो रही है। पहले इतनी थी, कुछ करने के बाद इतना हो गया है, तो आपेक्षिक का मतलब होता है उसकी तुलना में कितना हो गया है, और तुलना का मतलब अनुपात ही होता है। ठीक है, तो देखिए वाष्प दाब में अवनमन हो रहा है, यानी कि वाष्प दाब में क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी। जो भी हमारे पास शुद्ध विलायक होगा, मैंने आपको वाष्प दाब समझाया था ना, जैसे कि ये हमारा क्या है, विलायक है, मान लेते हैं ये जल ही है। ठीक है, तो ये जो जल है जब इस तरीके से रखा हुआ है तो इसकी सतह, जो इसकी सतह पर अणु हैं, इसकी सतह पर ये सारे अणु किसके हैं, ये जल के ही हैं। ये जल के अणु जो होते हैं वाष्प के रूप में बदलते रहते हैं ना। ठीक है, तो जल के अणु वाष्प के रूप में बदलते रहते हैं और ऊपर कुछ वाष्प बन जाती है। ये सारे अणु किस रूप में पहुंच जाते हैं, वाष्प के रूप में यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। अब इसी वाष्प के द्वारा यहाँ पर देखो वाष्प ज्यादा है तो वाष्प बनने की दर जो होगी वो थोड़ा कम हो जाएगी ना। इसी वाष्प के द्वारा इस द्रव पर एक दाब लगने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। ये आपको मैंने समझा दिया था पहले। ठीक, कि किसी भी द्रव की वाष्प के द्वारा, इसी द्रव की इस वाष्प के द्वारा इस द्रव पर एक दाब डाला जाता है। ठीक है, इस द्रव पर नीचे की ओर जो दाब लगाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। अभी ये हमारा विलायक जो था ये एकदम शुद्ध विलायक था। ठीक है, ये है शुद्ध विलायक। अब हम क्या करेंगे, इस शुद्ध विलायक में कुछ अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्ट मिला देंगे। कुछ ऐसे पदार्थ मिला देंगे जो कि अपघटित भी नहीं होते हैं और वाष्पशील भी नहीं है, विद्युत अनअपघट्ट मिलाएंगे हम इसमें। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पूरे पूरे इस जल के अणु थे, इनके स्थान पर कुछ स्थान उस पदार्थ के अणु भी ले लेंगे जो कि हमने इसमें मिलाया हुआ है। ठीक है, अब ये शुद्ध विलायक नहीं बचा हुआ है। इसमें देखिए ये वाले जो अणु दिख रहे हैं ना, ये अणु किसके हैं, इसमें मिलाए गए अवाष्पशील पदार्थ के हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो ये पहली लेयर थी ये सारे के सारे अणु किसके थे, शुद्ध विलायक के थे। तो ज्यादा से ज्यादा अणु वाष्पशील हो रहे थे, मतलब ज्यादा वाष्प बन रही थी। वाष्प ज्यादा बनने से क्या होता है, वाष्प दाब भी ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी वाष्प दाब भी उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर जब हमने एक अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो यहाँ पर जो वाष्प की सतह होती है, इस सतह के का सरफेस अवाष्पशील पदार्थ के अणुओं के द्वारा घेर लिया जाता है। कुछ सरफेस अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्ट के अणुओं द्वारा घेर लिया जाएगा। तो जो शुद्ध विलायक के अणु वाष्पशील हो रहे थे अब उनकी संख्या कम हो जाएगी, मतलब कि वाष्प बनने की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। यहाँ पर जितनी ज्यादा वाष्प बन रही थी यहाँ पर वाष्प कम बनेगी। क्यों कम बनेगी, क्योंकि इसकी सतह पर विद्युत अनअपघट्ट अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्ट के अणुओं ने जगह ले ली है, इसीलिए यहाँ पर वाष्प कम बनेगी। वाष्प कम बनने की वजह से ही क्या हुआ, इसका वाष्प दाब अब कम हो गया। तो ये है हमारा शुद्ध विलायक। ये क्या है, शुद्ध विलायक है। ठीक है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक, इसको अगर हम पी नॉट मान लेते हैं, ये है हमारा, अब ये विलयन बन गया ना। विलायक में जब हमने कोई चीज मिला दी तो अब तो ये विलयन बन गया, तो इसको फिर हम बोलेंगे क्या, विलयन। तो ये हो जाएगा विलयन, विलयन का वाष्प दाब। ठीक, विलयन का वाष्प दाब पी मान लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा है, क्योंकि इसकी वाष्प ज्यादा है, इसकी वाष्प कम है। वाष्प कम बनना मतलब वाष्प दाब भी कम होना। तो वाष्प दाब में कमी आ रही है ना,
वाष्प दाब में आने वाली कमी को ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। ठीक, अब आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना। कैसे डेफिनेशन लिखेंगे कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है। इसी कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक, तो जो भी कमी आती है उसी कमी को क्या बोला जाता है, वाष्प दाब में अवनमन। कमी कैसे निकालते हैं हम, देखिए जो भी हमारी कमी आती है उस कमी को कैसे लिखते हैं, यहां आप लिखना वाष्प दाब में अवनमन यानी कमी ही है ये। ठीक है, ठीक, तो देखिए दो चीजों में जब हम अंतर निकालते हैं तो कैसे अंतर पता करते हैं, जो बड़ा होता है उसमें से हम छोटे वाले को घटा देते हैं तो अंतर निकल आता है। हमारे शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था वो हमने P0 माना था ना। ठीक है, लिख लेना, माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलयन का वाष्प दाब P है। ठीक है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है और विलयन का वाष्प दाब कम है। ठीक, तो जो अवनमन होगा, जो कमी होगा वो उसी इस रूप में लिखा जाएगा ना, कितने की कमी आई है। मान लेते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमारा था 10 और विलयन का वाष्प दाब है हमारा 6, तभी तो कमी निकलेगी। कितने की कमी आ गई, 4 की कमी आ गई। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो ये होती है कमी या अवनमन। ठीक है, ये है वाष्प दाब में अवनमन। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक मैंने आपको बताया था ना, अपेक्षिक का मतलब होता है तुलना, पहले की तुलना में अब कितना रह गया है। समझ रहे ना, पहले की तुलना में अब कितना रह गया है, उसी को बोला जाता है आपेक्षिक अवनमन। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और जो कमी आई है, ठीक, उसकी तुलना में कितनी कमी आई है, उसी को क्या बोलेंगे, आपेक्षिक अवनमन बोलेंगे। ठीक है, तो P0 माइनस P अपॉन P0, ठीक, ये होता है आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। आपको डेफिनेशन के रूप में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि डेफिनेशन के रूप में आप लिखेंगे वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के
अनुपात को वाष्प दाब में अवनमन ये तथा शुद्ध विलायक के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक, आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, आगे समझ में। शुद्ध जितना होता है पूरा नीचे लिखा जाता है और जितना भी आता है वो ऊपर लिखा जाता है, उसी को अपेक्षिक कहा जाता है। इसकी तुलना में कितने, जिस तरीके से आपके मार्क्स आते हैं ना, हाई स्कूल के इंटर के जो भी मार्क्स आते हैं कि 500 की तुलना में कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अपेक्षित परसेंटेज। ठीक, अपेक्षित मार्क्स आपको बोल दिया जाएगा वो। ठीक, कि शुद्ध जो है वो 500 है आपका पूर्णांक, उसमें से कितना आया हुआ है, यही होता है हमारा अपेक्षित अवनमन की शुद्ध में कितनी कमी हुई है, इसकी तुलना में कितना कम हो गया है। ठीक है, तो जो कमी है वो ऊपर और जो पूरा है वो नीचे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपेक्षित अवनमन। अब इसके संबंध में, अपेक्षित अवनमन के संबंध में राउट का नियम क्या कहता है ये भी आपको लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे राउट के नियमानुसार इनके लिए राउट ने क्या बताया था कि जो विलयनों के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है ये किसके समानुपाती होगा, किसके बराबर होगा, मोल प्रभाज के बराबर होता है। बताया था ना, राउट ने यही तो बताया था कि जो भी किसी विलयन का वाष्प दाब होता है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यही था ना राउट का नियम। ठीक है भाई, राउट ने क्या बताया था कि विलयन में उपस्थित जो भी विलेय पदार्थ होंगे उनका जो भी वाष्प दाब होता है वो किसके समानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसी विलेय या विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर पूरे विलयन के लिए लिखना है हमें, विलयन का पूरा अपेक्षित वाष्प दाब क्या है। ठीक है, तो जो भी विलयन का अपेक्षित वाष्प दाब है वो उस पूरे मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेना कि विलयन का अपेक्षित, कैसे लिखना आप, विलयन के वाष्प दाब में, विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन उसके मोल प्रभाज, उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, मतलब जो अपेक्षित अवनमन है वो किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो इसको आप लिखना है। अब देखिए मोल प्रभाज किसका होगा, मोल प्रभाज हमारा विलायक का ही होगा ना, क्योंकि अवनमन किस में हो रहा है, कमी किस में आ रही है, विलायक के वाष्प दाब में ही तो कमी आ रही है। तो जो भी अणुसंख्यक गुण हैं वो विलायक को केंद्र बिंदु मान करके ही निकाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसका होगा, आप जो अवनमन जो आएगा, मोल प्रभाज आएगा, ये किसका होगा, विलायक का ही होगा। यानी कि ये जो अपेक्षित अवनमन है ना, अपेक्षित अवनमन ये पूरा विलायक को केंद्र मान करके ये किया गया है कि विलायक का पहले इतना था अब कुछ कमी आ गई है। ठीक है, तो ये सब पूरा जो है किसके समानुपाती होगा, विलायक के समानुपाती ही होगा, विलायक के मोल प्रभाज के। देखिए किस तरीके से, तो यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि विलयन के वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन है यानी कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट जो है ये बराबर होगा किसके, एक्स
एक्स क्या मानते हैं हम, ये एक्स बी माना था हमने विलायक को, ठीक है, तो एक्स बी मान लेते हैं यहाँ पर। पिछली वाली क्लासेस में हमने ए तो विलेय को माना था, बी विलायक को माना था, तो यहाँ एक्स बी मान लेते हैं हम, ठीक है, या फिर केवल एक्स लिख लेते हैं हम, ठीक है, चलिए केवल एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा मोल प्रभाज हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट बराबर मोल प्रभाज के बराबर क्या होता है, जो हमारा मोल प्रभाज होता है वो कैसे निकालते हैं हम, मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ठीक है। तो मोलों की संख्या यहाँ हो जाएगी हमारी N1 अपॉन N1 प्लस N2, ऐसे लिख लेना आप, या फिर स्मॉल n कर लेना इसको और इसको कर लेना आप कैपिटल N, ऐसे ही लिख लेना आप इस तरीके से, ठीक। आगे समझ में, यानी कि जो भी हमारा विलायक है उसको हमने क्या माना है, N1 माना है। इसके बाद उसमें हमने जो भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया है उसके मोलों की संख्या N2 है, ठीक है, उसके मोलों की संख्या क्या मानी है हमने, N2 मानी है, ठीक। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला लगा करके अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या निकालते हैं, अणुभार निकालेंगे। जो हमने विलेय पदार्थ मिलाया है ना उसका अब यहाँ से हम अणुभार निकालेंगे, ठीक। देखिए अब आप एक दो सवाल यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। चलिए ठीक है, देखिए इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। ये फॉर्मूला केवल तनु विलयनों पर लागू होता है बस। इसीलिए अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज हमें न्यूमेरिकल लगाने में नहीं करना है। न्यूमेरिकल के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, P माइनस पी अपॉन पी बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है किसके लिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से हमारा जो परिणाम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा वो एकदम शुद्ध नहीं आता है, इससे बिल्कुल शुद्ध आ जाता है। इसमें आप लिख लेना, जहाँ इन सारी चीज़ों को आप लिख लेना, जहाँ पी नॉट क्या है, पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और जो P है ये किसका है, विलयन का, ये विलयन का वाष्प दाब है, ठीक। और जो N1 है, N1 ये है विलेय के मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या है, ये विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, जो विलेय हमने मिलाया है। और N2 ये क्या है हमारा, ये है विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। बस ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल जो देता है वो आपसे क्या पूछता है, अणुभार ज्ञात करवाता है हमसे कि हमने एक विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य जो मिलाया हुआ है उसका अणुभार कितना होगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए इतना तब तक। चलिए नोट हो गया होगा आपका। आपको एक सवाल लगाना है, सवाल है हमारा, पहले हमें क्या करना है, वाष्प दाब में अनुमान, ठीक है, और इसके बाद फिर अणुभार दोनों निकाल लेते हैं हम। 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज, ये बोल रहा है
500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज, 50 ग्राम सुक्रोज जिसका कि आणविक द्रव्यमान इसने दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि आप आणविक द्रव्यमान के लिए परेशान नहीं होंगे, ये आपके न्यूमेरिकल में हर बार दिया जाता है। ठीक है, आणविक द्रव्यमान कितना दे रहा है, 342 ये दे रहा है सुक्रोज का। ठीक है, आणविक द्रव्यमान इतना है सुक्रोज के योग पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। के योग पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। ठीक है, और कुछ दे रहा है ये, यदि 25 डिग्री पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है, यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना दे रहा है ये, 23.8 mmHg है। ठीक, अब ये इसने हमें दिया हुआ है, हमें से क्या पूछ रहा है, वाष्प दाब में अवनमन निकालना है, यानी कि हमें निकालना है P0 माइनस P, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, तो इसको हमें निकालना है। ठीक, चलिए इसको हम निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, P0 माइनस P अपॉन P बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक, N1 क्या होता है, विलेय जो हमने मिलाया है, N2 क्या होता है, विलायक। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रहा है, चलिए ठीक है, इसमें हमें शुद्ध जल का वाष्प दाब दे रहा है। शुद्ध जल का जो वाष्प दाब था उसको हमने P0 से लिखा था ना। ठीक, तो इसको हम P0 से लिख सकते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास जो P0 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 23.8 दिया हुआ है ये। ठीक है, और माइनस P अपॉन P, ये ऐसा ही रहेगा। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए, इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, इस वाली चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, P0 अपॉन P माइनस 1, इस तरीके से लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है? इस वाले पद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इस वाले पद को आप हल करेंगे ना तो उतना ही आएगा। देखिए, P0 अपॉन P माइनस 1 लिखा हुआ है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे लासा लेंगे P, ऊपर आ जाएगा P0 माइनस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा P। देखिए उतना ही आ गया ना। इस वाले पद को ऐसे लिख लेंगे पहले से ही। क्यों लिख लेंगे? क्योंकि ऐसा लिखने से हमारा जो न्यूमेरिकल होगा वो इजी हो जाएगा। बस लग तो ऐसे में भी जाएगा, लेकिन वैसे में क्या होगा, थोड़ा हमें सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब हम ऐसा करते हैं, इस वाले फॉर्मूले में हमें मान रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, N1 का और N2 का मान अलग से निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर हमें इसी में निकालना पड़ेगा तो काफ़ी हौच पौच हो जाएगी। अलग से निकाल लेते हैं हम। देखिए, N1 का मतलब क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल कैसे निकलते हैं, विलेय का ग्राम में भार और नीचे विलेय का अणु भार। विलेय का ग्राम में भार कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। 50 ग्राम विलेय है और इसका अणु भार कितना दिया हुआ है इसने,
342 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो ये आ जाएगी इसके मोलों की संख्या। इसी तरीके से अगर हमें N2 निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा 500 बटे कितना, 18 आएगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक, तो किस में आएगा हमारा, कुछ दशमलव में आएगा, ठीक है। अभी इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करने में इजी होगा। N1 का मान कितना हम लिखेंगे, 50 बटे 342, और नीचे लिखेंगे हम, नीचे फिर से हम लिखेंगे 50 बटे 342 प्लस N2 की जगह कितना रखेंगे हम, 500 बटे 18, ठीक। अब इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि जो N1 है ना, N1 यानी विलेय के मोलों की संख्या वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है N2 के मोलों की तुलना में, ठीक है। कैसे कम होगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी तुलना में इसका मान बहुत ही कम आएगा। देखिएगा, आप कहीं भी लिख लेना, ठीक है। ये आपको क्या करना है, हमेशा इसी तरीके से लगाना है। हमेशा विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों से बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है, तो इसका मान लगभग शून्य के बराबर हो जाता है। ये जो इतना हिस्सा है हमारा, ये किसके बराबर हो जाता है, लगभग शून्य के बराबर हो जाता है, ठीक है। जब ये बहुत ही ज़्यादा नगण्य है, इसीलिए N1 प्लस N2 जो होगा, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा हमारा 500 बटे 18, क्योंकि इसका मान लगभग नगण्य के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ P0 का मान कितना दिया हुआ था, 23.8 बटे P, और माइनस में कितना है, 1, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये हमारा ये है 23.8 बटे P माइनस 1 बराबर, इस वाले को हमें छोड़ना है अब, ठीक है। ये हो जाएगा 50 बटे 342, और ये चीज़ इसके नीचे है ना, ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक। अब इस बटे वाली चीज़ को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 बटे 500, ठीक है। आ रहा समझ में। सवाल को जितना इजी कर सकते हैं उतना ही इजी करना है, क्योंकि केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनकी कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाती है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इससे आप काट सकते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 18 से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार में कट जाएगा ये देखिए यहाँ पर आपको करके देख लेते हैं थोड़ा सा। ये 18 एकम 18 हो जाएगा, ठीक है। 14 में से 8 जाएंगी, कितना बचेगा, 6, इधर बचेगा 2, और ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। और ये 2, 62, ठीक है। 18 9 162 होता है, ठीक है। हाँ, 9 दूनी 18 की 9 72 की 2, वहाँ से लगाएंगे 7, 9 9 7 16, ठीक है। तो ये लगभग कितनी बार, 19 बार में ये कट जाएगा पूरा हमारा, ठीक है। ये लगभग 19 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा कितना बचा, देखिए 23.8 बटे P माइनस 1 बराबर, ऊपर तो कुछ नहीं बचा हुआ है, नीचे तो 1 मान लेंगे हम, और नीचे 19 का 10 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा ये 190, ठीक। यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद ये जो हमारा -1 है ना, इसको हम उस तरफ भेज देंगे, ये हो जाएगा हमारा 23.8 बटे P बराबर 1 बटे 190, ये माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ये हो गया प्लस का 1, ठीक। आप क्या करना, यहाँ तक थोड़ा आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं यहाँ का ये रफ करके आगे करता हूँ, इतना आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। देखिए इसके आगे अब हमें चलना है,
इसके आगे अब क्या होगा, ये हमारा 23.8 बटे पी बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 190 लासा आएगा, यहाँ पर एक रहेगा, ये यहाँ प्लस में हो जाएगा 190, ये हो गया। ठीक, तो ये बराबर वाली दो संख्याएं जो होती हैं इनका क्या हो जाता है, इस तरीके से तिरछा गुणा हो जाता है। तो इसका गुणा हो जाएगा 23.8 गुणे 190, इसका गुणा इसमें हो जाएगा बराबर पी का गुणा ये 90 और 1 91, यानी कि 191 हो जाएगा, 191 गुणे पी। ठीक, अब हमें क्या करना है, पी का मान निकालना है, तो पी को हम यहीं छोड़ेंगे। ठीक, और 191 को यहाँ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 23.8 गुणे 190 बटे 191 बराबर पी। ठीक, इतना हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है अब हमें। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसका एक दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर इस जीरो से इस जीरो को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब 191 का 238 में भाग देके देखते हैं हम, 191 का भाग देते हैं हम 238 में। ठीक है, तो ये एक बार ही जाएगा लगभग, 8 में से 1 जाएगा 7। ठीक है, इधर 13 में से 9 जाएगा 4। ठीक है, 47 बचा, दशमलव लगाएंगे। ठीक, जीरो बढ़ाएंगे, 470 हो गया है। अब क्या करेंगे हम, अब ये लगभग कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, नहीं 3 बार नहीं जाएगा, ये सिर्फ 2 बार ही जाएगा। 2 एकम 2, 9 दूनी 18, ये 8 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 10 में से 2 गया 8, इधर बचा 6, 16 में से 8 गया 8, इतना बचा, एक जीरो और बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब ये लगभग हमारा 6 बार में चला जाएगा क्या, 6 एकम 6, 9 6 54, 4 हासिल 5, 6 एकम 6, 5 11, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर 45, 5 एकम 5 4 9 भी नहीं जाएगा, ये 4 बार ही जाएगा। ठीक है, 36, 4 एकम 4 3 7। हाँ, तो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1.24। अब देखिए ये वाली चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 238 गुणे 19 बटे 191, इतना ही बचा सब कुछ काटने के बाद, बराबर में पी। और जब हमने इससे इसको डिवाइड किया तो 1.24 आया था, यानी ये हो जाएगा 1.24 गुणे 19 बराबर पी। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस 19 का गुणा इसमें कर देना है, आपका पी का मान आ जाएगा। ठीक है, यही वो हमसे पूछ रहा था। ठीक, देखिए ये नहीं, ये नहीं पूछ रहा था, अभी यहाँ से केवल पी का मान आएगा। देखिए 19 का गुणा करते हैं हम। ठीक है, 19 चौक 76 की 6, 7 हासिल 19 दूनी 38 और 7 45, 5 4 हासिल 19 एकम 19 और 4 23। ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इधर 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो ये आ गया किसका मान, पी का मान आ गया। ठीक है, ये आंसर नहीं है, लेकिन अभी याद रखना ये आंसर नहीं है, ये केवल पी का मान आया हुआ है, यानी कि विलयन का वाष्प दाब आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वाष्प दाब में अवनमन। क्या निकालना था, अवनमन ज्ञात करना था ना। अवनमन क्या होता है, पी नॉट माइनस पी होता है। ठीक है, तो अब देखिए पी नॉट कितना दिया हुआ था, 23.8 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 23.8, और पी हमने निकाला जो कि कितना आया 23.56। अब इन दोनों को घटाएंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम 80 में से 56 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, बाकी 23 में से 23 जाएगा 0, यानी कि 0.24 mmHg, ये आ गया हमारा वाष्प दाब में अवनमन। ठीक, ये आया हमारा आंसर, वाष्प दाब में अवनमन जो पूछ रहा था, इस तरीके से हमें निकालना है। ठीक, आगे समझ में। तो कैसे किया मैंने, पहले वही वाला फॉर्मूला लगाया, राउल्ट के नियम वाला।
ठीक है। उस फॉर्मूले को थोड़ा इजी किया, इजी करने के बाद हमने सॉल्व किया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते गए, पी का मान निकाला, विलयन के वाष्प दाब निकाला। इसके बाद हमने वाष्प दाब में अवनमन, क्योंकि वाष्प दाब का अवनमन क्या पी नॉट माइनस पी होता है, और हमारे पास पी नॉट तो था लेकिन पी नहीं था, इसलिए पी निकालना पड़ा, ठीक है। तो अब वीडियो को रुका करके एक बार और देखना अच्छे से, आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर कंफर्म ना हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको और दूसरे क्लासेस में जो न्यूमेरिकल करवाते हैं उसमें समझाऊंगा फिर, ठीक है। अभी हम आपको यहीं पर अभी एक न्यूमेरिकल और लगाते हैं जिसमें कि अणुभार पूछेगा, वो विलेय का अणुभार, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को रुका के। देखिए आपका एक सवाल और है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के 6 भारानुसार, ये अच्छा क्वेश्चन होता है, भारानुसार 6% जलीय विलयन का 6% जलीय विलयन का 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 का वाष्प दाब 31.13 mm है, ठीक है। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। इस वाले सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक। और क्या दे रहा है हमें, हमें दे रहा है जल का वाष्प दाब दे रहा है, ये जल का वाष्प दाब कितना दे रहा है, 31.70 mm है, ठीक। ये हमारा न्यूमेरिकल है। इसमें हमें क्या निकालना है, यूरिया का अणुभार निकालना है, ठीक। वाष्प दाब दे रहा है। अब आपको एक कंफ्यूजन और हो सकता है कि फॉर्मूले कौन से वाले लगाएं, पहले हम इतने सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर ये तो बड़ी समस्या होने लगती है। ये सारी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी जब मैं आपको सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा एक साथ। यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ तो अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको क्या है हमारा, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी बराबर n1 प्लस n2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है। ये बोल रहा है 30 डिग्री पर यूरिया के भार अनुसार, इसमें भार वार कुछ दिया नहीं है, भार अनुसार 6% बोल रहा है, 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब दे रहा है। यूरिया का 6% जलीय विलयन है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था ना कि यूरिया का भार कितना दिया है, इसमें यूरिया का भार दिया हुआ है 6 ग्राम। बस ये आपको इसका मतलब समझना है, ठीक है। यूरिया का भार कितना दिया है, इसमें 6 ग्राम दिया हुआ है। तो अब हमारे इसमें जल का भार कितना हो जाएगा, अब 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब भार अनुसार 6% जलीय विलयन है ये, ठीक है, ठीक है। तो पूरा जो विलयन होगा हमारा वो कितना होगा, लगभग 100 ml, पूरा विलयन हमारा 100 ml का होगा, जिसमें कि यूरिया हमारा 6 निकल गया, ठीक है। तो बचा जो जल है वो कितना हो जाएगा, 94, हाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जल हमारा हो जाएगा 94 ग्राम। बस भार अनुसार का मतलब आपको थोड़ा सा समझ लेना है सवाल में, ठीक। अब आप सवाल को हल कर सकते हैं। इसमें और क्या क्या दे रहा है, विलयन का वाष्प दाब दे रहा है, यानी पी का मान दे रहा है, और पी नॉट का मान भी दे रहा है। देखिए
पी नॉट का मान कितना दे रहा है, जल का वाष्प दाब ये है हमारे पास, तो इधर हम लगाएंगे जल का वाष्प दाब दे रहा है 31.70 माइनस पी का मान यानी कि विलयन का वाष्प दाब ये दे रहा है 31.13 बटे नीचे भी हम क्या लिखेंगे 31.13 बराबर N1। N1 का मतलब है W1 अपॉन M1 और नीचे भी इसका वही मतलब है, ठीक है, W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आप, ये देखिए इनको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, इधर बचा 6 में से 1 गया 5, ठीक है। ऊपर केवल 57 बचेगा, 31 से 31 घट जाएगा और नीचे बचेगा 31.13, ठीक। अब ऊपर स्मॉल w का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना, 6 लगाएंगे अपॉन, ठीक। इसके बाद M1 का मतलब इसका अनुभार, इसका अनुभार दिया हुआ सवाल में। देखिए इस बार सवाल में अनुभार नहीं दिया हुआ है तो यूरिया का अनुभार हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा यही तो निकालना है हमें यूरिया का अनुभार ही तो निकालना है, ठीक है। तो ये M1 को हम M1 ही रखेंगे अपॉन में इस वाले पद को हमें क्या होता है, छोड़ना होता है, ठीक है। इस वाले पद को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वो विलायक की तुलना में बहुत 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 ही ज़्यादा कम होती है, बहुत ही नगण्य होती है। तो जैसे कि हम 99 में 0.0000 जोड़ेंगे तो क्या मतलब होगा, कोई मतलब नहीं। जैसे कि हम 100 प्लस 0.00001 ये जोड़ेंगे तो आएगा 100.00001, इसीलिए उसको क्या होता है, छोड़ लिया जाता है, लगभग 100 ही मान लिया जाता है उसको, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इतने पद को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, यानी हमारे पास नीचे केवल बचेगा W2 अपॉन M2, इतना ही बचेगा, ठीक। और W2 M2 इसका मान हम रख देंगे। W2 का मान कितना दिया हुआ है, ये जल का भार कितना है 94 है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 94 रखेंगे, ठीक है। और जल का अनुभार कितना होता है 18 होता है, तो ये हम इसको 18 रख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है हमें, ये हो जाएगा 0.57 बटे 31.13 बराबर, इसको सीधा कर लेते हैं हम 6 बटे M1 गुणे इसको क्या करेंगे हम ऊपर पहुंचा देंगे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर नहीं करते हैं इसको, हम इसको यहाँ से लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाएगा ये हमारा 0.57, या ऐसा करते हैं ये दशमलव से दशमलव हटा ही देते हैं हम, ठीक है। तो हो जाएगा 57 बटे 31.13 बराबर 6 बटे M1 गुणे 18 बटे 94, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या ये 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6 3 9 34 बचेगा, नहीं कटेगा ये। चलिए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये 18 पंचे 90, 18 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। क्या ये इस तरफ कटेगा, इस तरफ भी नहीं कटेगा, 7 5 12, हाँ इस तरफ थोड़ा सा ये कट जाएगा, हम इसको ये 3 से तो कट जाएगा, ठीक, इसको काट लेते हैं, ठीक है। ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और इसको 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3 2 27, 3 नाम 27 9 बचा, क्योंकि आपको पता है कि बराबर के इस साइड वाली और इस साइड वाली संख्याएं जो होती हैं वो एक दूसरे से कट जाती हैं, ठीक है। सवाल को इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि इजी हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए 3 से मैंने 6 को काटा, 3 दूनी 6 और 3 से ही इसको काटा है, समान अनुपात में काटना होता है, ठीक है। अब ये 19 है, ये 18 है, ठीक है। तो अब नहीं कोई कटेगा ऊपर है हमारा 19, नीचे है 31.13 बराबर, इधर हम गुणा ही कर लेते हैं सीधा, 18 दूनी 36 हो जाएगा और नीचे इसका गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 94 इंटू M1, ये वही रहेगा, ठीक। अब इनका हमें क्या करना है, इस तरीके से तिरछा गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 19 गुणे 94 इंटू M1 बराबर 36 गुणे 31.13, इस तरीके से आ जाएगा। M1 का मान निकालना है तो इसको हम यहीं पर छोड़ेंगे, M1 बराबर हो जाएगा
36 गुणे 3113 बटे ये हिस्सा नीचे आ जाएगा 19 गुणे 94। ठीक, अब बस इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आप या तो इनको काट लीजिए, काटने से थोड़ा इजी हो जाएगा, या फिर आप सीधा गुणा करके और डायरेक्ट भाग दे दीजिए। ठीक है, मैं तो थोड़ा काट लूँगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, और 2 से ये भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 47 बचा। ठीक है, बस अब कुछ नहीं कटेगा। अब आपको क्या करना है, इसको नोट करिए क्योंकि ये वाला मुझे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से अब आपको क्या करना है, m1 बराबर 18 गुणे 3113 बटे 19 गुणे 47, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसमें आपको गुणा करके सॉल्व ही करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे या फिर आप डिवाइड, ऐसा कर देना 47 से इसको डिवाइड कर देना, 19 से इसको डिवाइड करना, जितना आए फिर उसका मल्टीप्लाई कर देना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए ऐसे करते हैं, 47 से 3113 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 छन 24, लगभग 6 बार में जाएगा। 6 सत्ते 42 का 2, 4 हासिल, 4 छन 24 और 4 28। ठीक है, ये 6 बार में चला गया। 6 सत्ते 42, 4 हासिल, 6 चौके 24 और 4 28। देखिए 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, इधर बचा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 3 को कैरी कर लेंगे, 293 हो गया, ये 282 है, 293 लगभग 6 बार ही जाएगा ये, तो 282। ठीक है, फिर 3 में से 2 गया, 1, 9 में से 8 गया 1, कितना बचा 11, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 110 हो गया। अभी इसमें कितनी बार जाएगा ये, 4 की 12 नहीं जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 की 4, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, इधर 10, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, तो दशमलव के बाद लगभग एक ही अंक में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 62.2 आया हमारा। ठीक है, देखिए ये 18 बटे 19 और गुणा में कितना था ये 66.2 था हमारा, 66.2। अब 19 का भाग और 18 में दे लेते हैं, जितना आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक, देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी कितनी बार चला जाएगा, ये 9 बार चला जाएगा, 19 9 171। ठीक है, तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 7 में 7 गया 0। ठीक है, कोई नहीं बचा। ठीक है, फिर ये 90 हो जाएगा, 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 चौक 76, 19 15 95, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ही जाएगा, 19 चौके 76। 10 में से 4 6 जाएंगी, 4 बचेंगी, इधर 1, लगभग हमारा 94.94 बार ये चला जाएगा। ठीक है, बस आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है, 0.94 गुणे 66.2। ठीक, अब इसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, m1 का मान हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 66.2 गुणे 0.94, 4 दूनी 8, 6 चौके 24 की 4, 2 हासिल, 6 चौके 24 और 2 26। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 की 8, 1 हासिल, 9 छक 54 और 1 55 की 5, 5 हासिल, 9 छक 54 और 5 कितना हो जाएगा 59। ठीक, इतना आ जाएगा हमारा 8, 8 4 12 की 2, 1 हासिल, 6 5 11, 1 12 की 2, 1 हासिल, 9 2 11 और 1 12 की 2, 1 हासिल, 5 और 1 6। कितने अंक के बाद दशमलव है, ये 2 और 1 3, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि आ जाएगा 62.228। ठीक, तो ये m1 का मान आ जाएगा 62.22। ठीक है, यहाँ इतना ही लिख लेना बस। ठीक है, ये आ गया हमारा यूरिया का अणुभार। ठीक है,
इस तरीके से अणुभार निकालेंगे। बुक में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट दिया हो आंसर, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक ही लिखा हुआ है ना मैंने, तो थोड़ा बहुत पॉइंट में इधर उधर 1-2 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, उसमें परेशान नहीं होना है आपको। लगाने का जो प्रक्रिया है वो समझ में आया या नहीं आया, आप ये बताइएगा मुझे। किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है वो समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। तो आज हमारा ये जो पहला पॉइंट था वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल भी हो गए, डेफिनेशन सारा सब कुछ हो गया। जो कुछ भी आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हिमांक में जो क्वथनांक में उन्नयन जो होता है उसको पढ़ेंगे, उसी में मैं आपको समझा दूंगा जो भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तब तक देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।